औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आपके प्रोग्राम देखते हैं एवरी फ्राइडे को रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक Z9 डिजिटल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है उसके अंदर मेरे दो गेस्ट हैं। एक तो हमारे जो मेयर ऑफ ब्रैम्पटन है पैट्रिक ब्राउन, उनसे हम बात करेंगे स्टेज 3 ओपनिंग्स के हवाले से और इन जनरल जो ब्रैम्पटन के इश्यूज़ हैं उस हवाले से उनसे बात करते हैं। और ख़ास तौर पे आज मेरे जो दूसरे मेहमान हैं, हम बात करेंगे आज क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ के ऊपर। पिछले जो अपना प्रोग्राम था उसमें हमने रियल स्टेट लॉ पे बात की थी। आपकी बहुत सारी कॉल्स आई प्रोग्राम के बाद में, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे हमारे एक दो ऐसे कॉलर थे जिन्होंने ख़ास तौर पे लॉ ऑफिस को कॉल किया और उनके कुछ इश्यूज़ थे, उसमें भी बात करेंगे आज मुराली साहब के साथ कि हाउ इज़ लुकिंग इनटू दोज पीपल हु हैव डिड कॉल्ड हिम आफ्टर द शो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे पहले तो ये कि Z9 डिजिटल का जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी मैसेज हो तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम को प्रोग्राम के बाद में मुझसे बात कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस की किसी भी किस्म की तफसील अगर आप चाहते हैं कि वो हम कम्युनिटी में मैक्सिमाइज़ करके आपका एक्सपोजर जो है वो पहुंचाएं, तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू बी ऑन द शो। और इसके साथ साथ आपका फीडबैक जो है शो के हवाले से बहुत ज़रूरी है। वॉइस ऑफ टोरंटो 2020@gmail.com जो है मेरा ईमेल एड्रेस है। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर हमसे शेयर कीजिए और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन्स पे रहते हैं। अगर आपका कभी भी कोई मैसेज हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो प्रोग्राम के बाद आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अभी हम बात करते हैं पैट्रिक ब्राउन के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज आप उनसे डिस्कस करते हैं ब्रैम्पटन के हवाले से। जो थोड़ा सा अनरेस्ट है वहाँ पर, एक तो ख़ास तौर पे जो इंश्योरेंसेस बहुत हाई हैं ब्रैम्पटन में, नंबर 1। उसके अलावा दिन ब दिन वहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी डकैतीज़ जो हैं वो हुई हैं घरों के अंदर भी, और ब्रेक-इन्स वगैरह हुए हैं। इस हवाले से भी बात करते हैं और स्टेज 3 के हवाले से बात करते हैं उनसे कि स्टेज 3 में क्या होने जा रहा है, कौन से बिजनेसेस जो हैं वो स्टिल विल बी अफेक्टेड इवन आफ्टर स्टेज 3। तो इस हवाले से हमारे साथ रहिए और हम एक थोड़े से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते फिर हम उनसे बात करते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। Could you be kind enough just tell our viewers of Z9 television in regards to the stage 3 opening that we are going to enter and what is that means to a lot of people? So the Toronto and Peel region are not part of the stage 3 reopening. Yes. We asked to have a little bit more time. Okay. Because the virus is still circulating in our community. But we believe we're going to get to stage 3 probably about a week or two after the rest of the province. But we are making great strides. There was only 11 new cases in Brampton today, so the numbers are getting pretty low, which is encouraging. Yeah, no, they are. They are, as a matter of fact. I believe the hospitals have done an amazing job. The frontline people has been doing an amazing job. Especially you yourself with the city of Brampton, with the hospitals, you guys are overseeing the how the COVID-19 is working. I believe we are making progress for sure. So, well, you know what? People have been very resilient. Yes, yes. Patrick, I have a couple of questions in regards to currently, there is a mandatory PPE with you and Mayor Bonnie Crombie. You guys decided that to have that for city of Mississauga and Brampton, and there's a lot of unrest. People are divided like 50-50 with that people should have PPEs on when they go into a closed supermarkets or in your stores. What do you say about that? What the medical officers are saying in regards to people keeping PPE and why it became so important to make it mandatory? Well, our top doctors recommended it because they felt it would save lives.
in communities where you put mask policies in, it dramatically reduced the numbers. And frankly, it will help us get to a stage 3 reopening. It will help us avoid a more significant second wave. The benefits are extreme, and the downside is just the discomfort of wearing a mask. And so I don't think the community is divided. We did a poll. We had a teletown hall with 15,000 people on the call a few weeks ago, and we took a poll and said who would want a mandatory mask policy for indoor public spaces, and 90% said yes. Okay. So, that's, for me, the community wants to put public health first, and I'm grateful that the residents understand how important this is. No, I'm sure it is. It was just some of the polls I heard over the radio, and this was what I meant by that. But I mean, if you had that kind of a poll and 90% people said yes, I mean, obviously then people have to abide by what is the law is, and then I think it could save everyone's life for sure. Tell us a little bit about how the stage 2 has been going on with City of Brampton. And I know, I mean, still the restaurants are not open to go inside and have meals, and people are using patios. How is that still affecting our businesses in Brampton? Well, obviously it's still difficult for restaurants. Having an indoor clientele is important for them. It's part of their livelihood. Having the patios open helps. At least it produces some revenue sources, and the good weather is accommodating to patios. But yeah, it's been really hard for restaurants, really, really hard. And hopefully, when we get to stage 3, this new policy is going to help them. Okay. One other question in regards to, if you remember back when the COVID started, we were doing live transmissions, and we had the opportunity to talk to you guys, in detail. And that was in regards to you and the mayor of Mississauga have launched what we call a program where people were benefiting from their taxes, their property taxes, deferred payment system, and also the rides were free. So where are we now on those? I mean, currently with so property taxes were deferred for 6 months. Okay. To help people during this difficult period. In terms of free transit, that ended on July 2nd. Okay. We had rear boarding to protect the transit operators. Yeah. But now that we have the mandatory mask policy, we believe that people can enter through the front or the rear and not put our transit operators at risk. Okay. What about parking on the streets and parking on the new suburb areas? I mean, initially with COVID-19, there were no bylaws were there, and are they back now? And people will be ticketed now if they park in those areas? So we are ticketing again for people that are parking in areas that there's no parking permitted. There was a grace period during COVID, but now people should follow the proper parking policies. Okay. Let's talk a little bit about a few other things, Mayor Patrick. One is, namely, it is the number of increased accidents that's happening in the city of Brampton. Just recently, a couple of weeks ago, there was a family of 4 that lost their lives, and there have been numerous reports where the policing, the way the police has been conducting their chases, and they are stopping vehicles and stuff like that. What do you know about that? Do you know anything about that aspect, that when you speak with the chief of the police, that how we can minimize these kind of accidents in the city of Brampton? Obviously, that is affecting, first of all, our the rate hikes in the insurances so much. I don't think it affects the rate hikes. The fact that insurance companies are allowed to charge whatever they please and don't investigate fraud properly. Unfortunately, if we had a policy like they had in other provinces that didn't allow geographical discrimination, we wouldn't have to worry about high insurance rates. It's why the City of Brampton has petitioned the province of Ontario to take out the geographical discrimination clause
that we only have in Ontario. We don't have this in other provinces. In terms of speeding, though, it is a problem. There's been some idiots out there who have been reckless, dangerous drivers, and it's something that is unconscionable. There are real consequences. It's why the Peel Police have launched Project Erase, where we have been targeting speed traps in different parts of Brampton and Mississauga, and we've had a number of cars impounded. People have lost driver's licenses. If you're going to be foolish, we're going to catch you, and you're going to be accountable. We're also putting into place 200 photo radar locations in the city. 200 photo radar locations. So we're going to have cameras, and if you speed in a school zone, you're going to get a big fat ticket and a big fat financial penalty. No, that's a good thing, that at least by ticketing people like that who doesn't obey the law and they drive recklessly, I mean, they are jeopardizing the lives of the other people or pedestrians on the street. I mean, these laws needs to be enforced for sure, and heavy fines should be implemented for sure. But having said that, what do you feel about, you've been hearing on the social media and generally on television, there have been some instances where the systemic racism that's happening. What is your intake on that? Either is it with policing or in general? What do you feel as a mayor of Brampton, that what kind of reforms we really need with the policing and in general with systemic racism? Well, I think in Brampton we have zero tolerance for racism. We're proud of our mosaic. We're proud of our cultural diversity. It's why we've taken a very strict stance against combating systemic racism. We created an anti-black racism unit at City Hall. We did a diversity audit at City Hall and Peel Region. And the Peel Police, we brought in some reforms too. Mayor Crombie and myself are pushing for greater investments in mental health, body cameras to have greater levels of transparency, and we're going to continue to do whatever we can to confront and combat systemic racism. Now, Anjum, I've got probably about another 2 minutes because then I've got to go on another call, but happy to take one more question. Yeah. Well, first of all, I really appreciate your time. I know sometimes you get busy in the evenings with the other stations as well. But my one last question before I let you go is that, the case of Ijaz Chaudhry, where he, what had happened, and he was a medical patient and the police did not handle. There's an SIU investigation going on. What is your intake on that, basically? Well, myself and Mayor Crombie wrote an op-ed, a joint op-ed that was in the Toronto Star last week. It talks about the reforms that could avoid some of these tragedies. And if you look at our op-ed, we talked about reform to the SIU, to not having police respond to mental health calls, about creating greater transparency within policing. And I don't want to hear about more of these tragedies. I want to, however we can, avoid them in future. I thank you for your time, Mayor Patrick Brown. I appreciate that. Thank you for getting to us on a shorter period of time. Thank you so much, sir. My pleasure. Until next time. Thank you, sir. Bye-bye. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पैट्रिक ब्राउन, और just a general discussion with him in regards to general issues that we have at hand in Brampton, और आपने उनको सुना भी. और हमारी कोशिश ये होती है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मेयर ऑफ मिसिसागा या मेयर ऑफ ब्रैम्पटन जब भी वो आते हैं तो आपको ऐसे उनसे सवालत किए जाएं जिनके के जवाबात हमारी कम्युनिटी सुनने की मुंतज़र रहती है. मेरी भी कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वॉइस ऑफ टोरंटो आपकी आवाज़ है, Z9 डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म स्टेशन है, ताकि हम ये आवाज़ उठाते रहें और बहुत सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते रहें. हमारे साथ रहिएगा. हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और हमारी बातचीत होगी अभी मुराली लाल साहब के साथ, जो कि लॉयर हैं, और ही स्पेशलाइज इन रियल स्टेट लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड फैमिली लॉ, एंड we'll talk to him right after these messages. Please stay with us. हमारे साथ हैं मुराली लाल साहब, जो कि लॉ फर्म है ब्रैम्पटन में, और अगर आपका कोई भी इशू हो रियल स्टेट लॉ के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से, क्रिमिनल लॉ के हवाले से, ही हैव ऑल दी एक्सपर्टीज़ ओवर द लास्ट सो मैनी ईयर्स. हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में थे और बहुत सारी हमने रियल स्टेट लॉ के हवाले से उनसे बात की, और आज हमारी कोशिश है फैमिली लॉ के हवाले से हम उनसे बात कर रहे हैं. सर वेलकम, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू.
हाँ, अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा हम जो फैमिली लॉ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताइएगा। अभी आपने जैसे कि बताया कि जो सी पैक आपकी एक दफ़ा फ़ाइल बन जाती है, वो फ़ाइल नहीं निकलती जब तक कि आप उसको पार्डन की एप्लीकेशन ना करें, और दैट दैट कुड आल्सो अफेक्ट अ फ्यूचर जॉब फॉर समबडी एज वेल। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पास क्रिमिनल ऑफेंस पब्लिक रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स अ नेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्डन्स कनाडा। दे आल्सो असिस्ट द पीपल टू गेट रिड ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है। अगर किसी के पास लॉयर की देने के लिए फीस नहीं है, अच्छा, तो पार्डन्स कनाडा, पार्डन्स कैनेडा, ठीक है, पार्डन्स कैनेडा .ca उनकी वेबसाइट है सर? जी हाँ, अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या कि व्यूअर्स को एक बेनिफिट मिल जाएगा कि वो उनसे, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्प करते हैं कि उनकी एप्लीकेशन लगाने में। तो फिर भी सिर्फ उसको पब्लिक रिकॉर्ड से अलग निकाला जाएगा, उसको रिमूव हो जाएगा। तो अगर किसी को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो वो सेंटेंस पार्डन पास होने के बाद वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन पुलिस फिर भी सारा रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ये नहीं है कि अगर आपके पास पार्डन ऑर्डर हो गया, सेंटेंस हो गई जी, तो पुलिस अपना रिकॉर्ड खत्म कर देगी, नहीं, वो मेंटेन करेंगे, पर वो पब्लिक रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अच्छा, पब्लिक रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा। तो उससे क्या कि समझो किसी को यूएस बॉर्डर क्रॉस करना हो तो उसमें वो कर सकता है। अच्छा, वहां पर उनको डिफिकल्टी नहीं आ सकती यूएस कनाडा बॉर्डर के ऊपर। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि ऑब्वियसली के डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं, उसमें जब फैमिली, जब ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में कोई रिफ्ट हो जाती है, और जैसे आपने भी बताया भी प्रोग्राम के बिगिनिंग में, अगर आपने 911 को कॉल कर दिया और उसके बाद कोई अरेस्ट हो गया और उसके बाद आपकी फ़ाइल बन गई, आगे चल के ये सिलसिला जो है जब कोर्ट में जाता है, और जब फिर आप जैसे लॉयर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये सिलसिला कैसे आगे चलता है, और क्या ऐसी और रैमिफिकेशंस हैं जो कि लोगों को पता होनी चाहिए कि जो हो सकती हैं आगे, जो फर्दर केस चलता है, हियरिंग्स होती हैं, क्राउन के पास केस जाता है, तो क्या होता है उसमें? ये है कि फैमिली लॉ के जो मैटर्स होते हैं वो फिर फैमिली लॉ में प्रोसीड होते हैं। ठीक है। तो उसमें ईदर वे, जिसको डिवोर्स करना है वो डिवोर्स फाइल करेगा। तो एक जो एप्लीकेंट एंड रिस्पोंडेंट, दो पार्टियां बन जाती है, हस्बैंड वाइफ। उसके बाद में सबसे पहला इश्यू आता है बच्चों का और मैट्रिमोनियल होम का। तो मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैट्रिमोनियल होम में चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक अगर ओनर भी है, 100% प्रॉपर्टी का ओनर है, अगर वो मैट्रिमोनियल होम है, अच्छा, तो उसकी जो इक्विटी है वो 50% डिवाइड होगी। अच्छा, तो आपका मकसद ये है, मैं अपने नाज़रीन को समझा दूं ज़रा, ये जो आपने भी बताया है कि अगर आपका मैट्रिमोनियल होम है और आप डिवोर्स में जा रहे हैं, सेपरेशन आपका हो गया है, आप डिवोर्स में जा रहे हैं, तो जो मैट्रिमोनियल होम है वो जब बिकता है तो उसमें फिर आप 50-50 के हकदार हैं, करेक्ट? जी हाँ, अच्छा, परफेक्ट, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों पार्टी की बनेगी। अच्छा, वो उसमें दो तरीके हैं, या तो आदमी जो हस्बैंड या वाइफ दोनों जो भी कोर्ट में सीधे जाते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट ट्रायल चलेगी। पहले कॉन्फ्रेंस होगी, फिर सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस होगी। अगर सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस में जज समझाता है कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, बच्चों का क्या होगा, उनकी कस्टडी, सोल कस्टडी होगी या जॉइंट कस्टडी होगी या कस्टडी डिनाई होगी, सो मेनी थिंग्स, जैसे पूरी ट्रायल लंबी चलती है। और जब सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस में कोई भी बात नहीं बनती, तब ट्रायल पे चला जाता है। ट्रायल के जो सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का जो जज होता है, वो अपनी सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस के नोट्स बना लेता है फाइल में, ट्रायल बिफोर ट्रायल, प्री ट्रायल में। तो प्री ट्रायल में ये प्री ट्रायल जज भी बताता है कि भाई देखो, अगर आप सेटलमेंट करते हो तो बेटर, नहीं करते तो कोर्ट का टाइम जाएगा, तो कॉस्ट पड़ेगी। तो जो पार्टी ने समझाने के बाद भी नहीं समझे और अडमेंट रहे कि नहीं, मेरे को ट्रायल पे ही जाना है, अगर ट्रायल पे हार गए तो उसको बहुत बड़ी कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, बहुत बड़ी कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि जब आपको पहले बताया गया था कि आप कोर्ट का समय ज्यादा खराब ना करो, जी। तो कनाडा में मोस्टली
99% मैटर्स जो है वो सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस पे ही सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मे बी 1 to 2% मैटर जो है ट्रायल पे जाते हैं, वो फर्दर लिटिगेशन में जाते हैं। फर्दर लिटिगेशन में, और लिटिगेशन में जाने से दोनों जो पक्ष हैं वो लॉयर्स की फीस भर के लास्ट में कुछ नहीं बचता। अच्छा, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि ये जो एलुमनी सपोर्ट होता है बच्चों का, ये फादर को कितने साल तक देना होता है बच्चों को इन केस ऑफ सेपरेशन हो जाता है? और ऑन्टेरियो में लॉ क्या है कि सेपरेशन के बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ता है डिवोर्स फाइल करने के लिए? हाँ जी, अगर डेट ऑफ सेपरेशन, जो भी सेपरेशन डेट होगी कोर्ट फाइल करने के लिए, डिवोर्स के लिए 1 साल का वेटिंग 1 साल चाहिए, ठीक है। उसके 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कोर्ट में 1 साल बाद मैटर फाइल करें, या जैसे सेपरेशन होता है बेस्ट वे इज टू डील विद सेपरेशन एग्रीमेंट। सेपरेशन एग्रीमेंट में वो ये टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है कि भाई देखो मैट्रिमोनियल होम है, वो बिकेगा नहीं बिकेगा, इधर पार्टी उसके शेयर्स बाय कर लेगी, क्या उसकी होगी, जो इनकम के हिसाब से जो है बच्चे कितने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 1 बच्चा 2 है 3 है 4 है, जो भी बच्चे हैं उनके बाद उनकी जो हस्बैंड की वाइफ जो इनकम होगी, और जिसको कस्टडी मिलती है उसको चाइल्ड सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जिसको कस्टडी बच्चों की तो अगर आपको चाइल्ड सपोर्ट मिल रहा है, अगर आपको पहले तो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट अगर आ रहा है गवर्नमेंट से 18 ईयर से पहले, तो डिवोर्स के बाद जो मतलब जो फादर है उसको सपोर्ट करने के लिए एलिमनी सपोर्ट भी देनी पड़ेगी बच्चों को। हाँ जी, वो तो मैंडेटरी है कि जो इधर वे चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसके पास बच्चे होंगे उसको जो चिल्ड्रन का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चाइल्ड सपोर्ट पे करना पड़ेगा एज पर इनकम ऑफ स्पाउस एंड एज पर फेडरल टेबल। फेडरल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन टेबल बनाई हुई है, 50,000, 100,000, 200,000, जो भी जितने भी इनकम है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से टेबल बनी हुई है, उस टेबल हिसाब से वो पे करनी पड़ती है, वो कोर्ट ऑर्डर होता है। ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो ट्रकर्स हैं और वो कनाडा यूएस जाते हैं, और वो खुदा न खास्ता अगर इस मामलात में पड़ जाते हैं और उनका सेपरेशन चलता है और वो एलुमनी सपोर्ट अपनी पे नहीं कर पाते, तो उनकी जो एग्जिट और एंट्री है यूएस कनाडा में वो भी अफेक्टेड हो सकती है? नहीं, उस पर यह कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस, FRO, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस का काम होता है कि जो चाइल्ड सपोर्ट है वो इनेक्ट हो, उसमें वो पे करवाते हैं, तो आदमी को FRO को देना पड़ता है। FRO फिर जो एप्लीकेंट को देगी या जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको जाएगा। अगर पेमेंट नहीं हुई, नॉन पेमेंट की सूरत में FRO जो है कोर्ट ऑर्डर ले सकती है, और वो अगर कोर्ट ऑर्डर रजिस्टर कर किया तो फिर जाके वो दिक्कत आ सकती है। वैसे दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आपकी वेजेस भी गार्निश हो सकती हैं अगर इफ यू फेल टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कोर्ट, और अगर आप अपनी चाइल्ड सपोर्ट नहीं दे रहे तो आपकी वेजेस गार्निश हो सकती हैं? उसमें वेजेस गार्निश हो सकती है, प्रॉपर्टी पे लीन चल सकती है। अच्छा, एसेट्स आपकी जो है एसेट्स स्टेक पे आ सकती है, क्योंकि जो चाइल्ड सपोर्ट है वो मैंडेटरी है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो ये चाइल्ड सपोर्ट की बात है। अब जहाँ तक स्पाउसल सपोर्ट की बात है जी, जब कभी कभी हालात ऐसी होती है फैमिली में कि हस्बैंड की इनकम काफी है या वाइफ की इनकम काफी है, दूसरा स्पाउस बिल्कुल नहीं कमाता, और उन बच्चों को अपब्रिंगिंग के लिए उसने पूरा जीवन दे दिया, तो नंबर्स ऑफ इयर्स 12, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल जो है फैमिली को दे दिए, लेकिन आपने कुछ किया नहीं और एक ही इनकम पे ही चलता रहा, तो उस आदमी को या जो वाइफ को, हस्बैंड या वाइफ को, इधर स्पाउस, अच्छा, तो जो जिसकी इनकम नहीं है और सपोर्ट की जरूरत है, तो कोर्ट में कंसिडर स्पाउसल सपोर्ट थ्रू चिल्ड्रन, चाइल्ड सपोर्ट के साथ साथ स्पाउसल सपोर्ट भी देना पड़ सकता है। अच्छा, इसमें आपका क्रेडिट रेटिंग भी खराब हो सकती है एलिमनी सपोर्ट के हवाले से अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे ऑन टाइम?
जी हाँ, जी अच्छा। हाँ, वो तो क्रेडिट पे जाएगा जाता है, तो जाता है। क्रेडिट फिर पे वो शो collection होता में है ये। फिर वो FRO जो है वो कलेक्शन में भेज देता है। ओह एक अच्छा। बार कलेक्शन में गया तो वो नेशनल की क्रेडिट रिपोर्ट पे आएगा ही आएगा। आई सी, आई सी, आई सी। या तो अच्छा, वो बहुत ध्यान देना तो पड़ता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इतनी जो एक्सपर्टीज़ हैं फैमिली लॉ के अंदर, हमारे जो नाजरीन आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, हाँ जी। आपकी उनके लिए क्या रिकमेंडेशन होंगी, क्या होनी चाहिए कि उनको, अगर वो इस तरह के सिचुएशन में आ जाते हैं, तो सबसे हाँ जी। पहले कोई मीडिएशन का कोई ऐसा दौर हो सकता है कि वो मीडिएशन कर लें, लॉयर ऑफिस में आके बात कर लें, हाँ क्या जी। एक तरीकाकार है उसका? सबसे पहले ये है कि अगर लगता है कि डिस्प्यूट बढ़ेगा तो सबसे पहले लॉयर से कंसल्ट करें। ठीक है। लॉयर की लीगल एडवाइस ले लें कि हमारे राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है और क्या स्टेप उठाने से क्या होगा, क्योंकि लॉयर का ही काम ऐसा काम है जो कि सही गाइडेंस दे सकता है बिफोर इट इज टू लेट। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि आपने किसी भी लॉ फर्म को आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपके जानकार जो लॉयर हैं उनसे बात कर सकते हो। राइट। अगर आप किसी लॉयर को नहीं जानते तो छपी आइलैंड राय लॉ को कंसल्ट कर सकते हो। बिल्कुल 9054632088। मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ, मेरा पार्टनर प्रशांत राय वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो जो भी है, और हम एडवाइस ओवर फोन भी कर लेते हैं। अच्छा। अगर मामला नाजुक है तो फिर अपॉइंटमेंट लेके वन ऑन वन मीटिंग जरूरी है। अच्छा, एक टर्म यूज होती है ILA, इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस, वो किस वक्त उसको एक्सरसाइज करते हैं लोग? वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ये होता है कि फैमिली लॉ में हस्बैंड एंड वाइफ डिस्प्यूट जब हो जाए तो वो एक लॉयर उनको कंसल्ट नहीं कर सकता। अच्छा, दोनों को नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट मीडिएशन। ठीक है। जब मीडिएशन होती है तो उस मीडिएशन में मीडिएटर उनको दोनों से बातचीत कर सकता है, बट मस्ट हैव इंडिपेंडेंट लॉयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईदर पार्टी। इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस के बिना जो है जो सेपरेशन एग्रीमेंट है उसमें दोनों पार्टी जो अपने अपने लॉयर करेंगे, वो ILA देंगे कि हमने इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस दे दी है और जो भी सेपरेशन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए हैं। ठीक है। राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, तो वो ILA टर्म वहाँ पर यूज होता है। मैं 1 मिनट आपका लूँगा। मैं सिर्फ अपने नाजरीन को ज़रा रीकैप कर दूँ कि हमारे साथ मुराली लाल साहब हैं जो कि लॉयर हैं, फैमिली लॉ भी वो डील करते हैं, क्रिमिनल लॉ को भी डील करते हैं इनके ऑफिस में, और रियल स्टेट लॉ को भी डील करते हैं। अभी जो हमारी ख़ास तौर पे बात हो रही है आज जिस टॉपिक पे फैमिली लॉ के हवाले से, उसमें जो ख़ास तौर पे 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने हाईलाइट की हैं वो ये कि अगर आप इस ज़िंदगी के इस दौर से गुज़र रहे हैं जहां आपको एक लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो इससे पहले कि आप कोई भी डिसीजन लें एज अ फैमिली, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, सेपरेशन का या डिवोर्स, आपको एक लॉयर के पास जाना चाहिए, लॉयर से आपको बात करनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक लॉयर जो है वो 2 लोगों को एडवाइस नहीं दे सकता, तो 2 डिफरेंट लॉयर जो हैं उसको ILA, इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस बोलते हैं, वहाँ से वो आपको कलेक्ट करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। मीडिएशन हो सकती है एक लॉयर के पास, तो ये उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कोशिश करें कि ज़िंदगी के अगर आप किसी मामले में हैं और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको इस तरह के जो लॉयर हैं जैसे मुराली लाल साहब हैं, आप इनको कॉल करके इनसे बात करें, फ़ोन पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी थोड़ा बताया भी कि अगर आपका कोई क्रिमिनल इशू बन जाता है तो पार्डन आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हो सकती हैं। एलुमनी सपोर्ट जो है, अगर आप वो वक्त में नहीं दे रहे हैं, आपका क्रेडिट ख़राब हो सकता है, आपका जो और जो इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ वो अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो इवन दो कि प्रॉपर्टी अगर कोई एक भी मेंबर जो है, हस्बैंड या स्पाउस दोनों कोई ओन करते हैं, तो फिर भी वो 50-50 के हिस्सेदार हैं। करेक्ट मुराली साहब? जी हाँ, परफेक्ट। आपने लिखा, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने व्यूअर्स को किया है। सर मैं तो आपसे सीख रहा हूँ और सीख के ही आगे बात कर रहा हूँ। बाकी ये है कि जाने से पहले कोई ख़ास मैसेज आपका हमारा कम्युनिटी के लिए सर? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को,
G9 की सारी टीम को, अंजुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप सारे व्यूअर्स का आभार व्यक्त करते हैं थपलियाल एंड राय लॉ फर्म की तरफ से। और ये सजेशन दूंगा, ये एडवाइस करूंगा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितना भी हार्ड टाइम आए, आपने सोच समझ करके संयम से पीसफुली अपनी समस्या घर के अंदर ही सुलझानी है। क्योंकि एक बार समस्या हाथ से निकल गई, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, डिस्प्यूट बहुत बड़ा बन गया, तो परिवार बर्बादी की कगार पर जा सकते हैं, परिवार बर्बाद हो सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग सात समुद्र पार से इस देश में आए शांति के लिए। एक पीसफुल कंट्री है, वंडरफुल कंट्री है, बिल्कुल, ड्रीम ऑफ लैंड है। तो क्यों नहीं इस ड्रीम ऑफ लैंड में अपने ड्रीम्स को साकार करें और फैमिली लॉ के झमेले में ना पड़े, क्रिमिनल झमेले में ना पड़े, शांति से अपना जीवन निर्वाह करें, बच्चों को पाले पढ़ाएं और खुशी खुशी अपना जीवन कनाडा में यापन करें। ये हमारी आप लोगों से अपील भी है, दरख्वास्त भी है, एडवाइस भी है। और उसी के साथ थपलियाल एंड राय लॉ फर्म ब्रैम्पटन से आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने का भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुरारी लाल साहब, और आज हमने बात की पैट्रिक ब्राउन साहब के साथ और मुरारी लाल साहब के साथ। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और कोशिश ये रहती है कि इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। यही इस प्रोग्राम का मकसद है, वॉइस ऑफ टोरंटो का। आप भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, इसकी आवाज़ बन सकते हैं। और G9 डिजिटल के ऊपर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। कोविड-19 की वजह से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, आपके बैनर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि यहाँ पर अंडर वन रूफ हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप G9 मीडिया को और G9 डिजिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। और दो एक और चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि आपसे चलते चलते मैं डिस्कस कर लूँ। एक तो ख़ास तौर पे ये कि जो कनाडा वेज सब्सिडी प्रोग्राम है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 दिसंबर 2020 तक। तो बहुत सारी लोगों को अगर इस चीज़ का इल्म नहीं था, तो मैंने कहा ये मैं बताता चलूँ। ख़ास तौर पे इस दो एक हफ़्ते में मैंने एक ऐसे इंसिडेंट देखे जिसमें कि अब ख़ास तौर पे बच्चे आजकल जो हैं वो स्विमिंग पूल्स पे जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर वो स्विमिंग क्लासेस ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे, और अगर आप एज ए पेरेंट उनको वॉच कर रहे हैं और बच्चे जो है माइनर हैं, तो एक स्टडी आई है कि 12 सेकंड के अंदर बच्चे जो हैं अगर वो स्विमिंग पूल में डूब जाएं तो 12 सेकंड के अंदर उनकी मौत हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप उनके साथ हों तो आप उनको मॉनिटर करें, ख़ास तौर पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके पास हो, सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास हो, और आप उनको अकेला ना छोड़ें। इससे हट के दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, बच्चों को गाड़ियों के अंदर ना अकेला छोड़ें। अगर आप किसी स्टोर में जा रहे हैं और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आपने अगर माइनर बच्चे जो हैं अगर आपने उनको कार सीट पे बिठाया हुआ है, तो ये जो स्वेल्टरिंग हीट है उसकी वजह से पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स इन द पास्ट, और यू कैन बी चार्ज फॉर दैट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड। आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि उस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएं। प्रोग्राम के बाद जो है मेरे राब्ते का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, और फीडबैक बहुत ज़रूरी है। voiceoftoronto2020@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है, आप ज़रूर मुझे लिखिए, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, एंड अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू जी।